हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटेड यूट्यूब चैनल। और हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर। और आज का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, आर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। द वेरी फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर। अगर किसी भी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना होता है। अगर आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है तो ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर में पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने एज्यूम कर लिया क्यू चार्ज है जिसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ड्यू टू सिमेट्री इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। अगर हम सेंटर से इस पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर एज्यूम करते हैं कितना दिया है, x दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ जो रिंग होता है इसका वैल्यू लिखा जाता है, कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू होता है के क्यू एक्स होता है, डिवाइडेड बाई होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग इज के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है एट द सेंटर। रिंग के सेंटर पे जब हम चले जाते हैं तो सेंटर पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेंटर पे एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब x के वैल्यू 0 पुट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि E जो दिया है, E विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा कब, तो मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से कोई भी फंक्शन दिया है इसका वैल्यू मैक्सिमम तब होता है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब dE/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब डिफरेंशिएट करके इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का जो वैल्यू है ये आ जाता है प्लस माइनस r/√2। तो प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस पे जो x होता है उसका वैल्यू प्लस माइनस r/√2 लेंगे तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस इज के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेंटर पे 0 होता है और E का वैल्यू मैक्सिमम होता है जहां पे dE/dx 0 होता है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, तो x के वैल्यू r/√2 पे हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कितना, x का वैल्यू ले लेते हैं प्लस माइनस r/√2 लेते हैं, इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इसका वैल्यू अगर निकालते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 1/4πε0, 1/4πε0 और यहाँ लिखते हैं 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3√3 हो जाता है और ये कितना हो जाता है, a² होता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग और ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का जो ग्राफ होता है इसका अगर वेरिएशन हमें देखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग दिया है और इसका ग्राफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो ये देखेंगे तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, ये आगे की तरफ जाता है कुछ ऐसा डिक्रीज करता है और ये लेफ्ट की तरफ आता है, ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर रहा होता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज द डिस्टेंस x। ये जो पॉइंट होता है ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, पॉइंट होता है, ये वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू होता है x का वैल्यू r/√2 हो जाता है। और वहीं पे ये जो डिस्टेंस हो जाता है कितना होता है, x का वैल्यू माइनस r/√2 हो जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ये निकालेंगे, याद रखना है फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पे 0 हो जाता है और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो r/√2 पे होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। नाउ मूविंग अहेड, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, याद रखिएगा आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है किधर की तरफ, तो सबसे पहला जो प्लेन दिया है ना उसको बीचों बीच से डिवाइड करते हो, मतलब एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाता है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी लाइन ऑफ सिमेट्री के लॉन्ग होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आर्क है इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है और चार्ज को क्या किया हमने इस पूरे आर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिएगा एक टर्म पढ़ेंगे आगे चल के देखेंगे हम लोग जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या होता है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है ये क्या होता है, तो ये वैल्यू होता है, इसे हम लोग लेमडा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लेमडा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ना, इसका वैल्यू ड्यू टू आर का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई हो जाता है आर, और इधर में वैल्यू हो जाता है साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। अब जरा देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास दिया है सेमी सर्कल दिया है। सपोज इफ़ यू आर हैविंग अ सेमी सर्कल और हम पूछ रहे हैं आपसे कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, देन हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ होता है। याद रखना है किधर होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ। और क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इस केस में जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2k लेमडा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन में पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 है, साइन 91 होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 2k लेमडा बाई कितना हो जाता है, आर हो जाता है। समझ में आ रही बात। सेमी सर्कल का कैलकुलेट करेंगे तो अगर यहीं पे क्वेश्चन मेरा हो जाए किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्वार्टर सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इन ऑर्डर टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर सर्कल, अब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ये यहाँ पे पहुँच गया और ये जो लाइन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब बताओ जी क्वार्टर सर्कल है तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इज पाई बाई 2। क्वार्टर सर्कल के केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, पाई बाई 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 मतलब होता है 45। तो 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई रूट 2, वैल्यू कितना होगा रूट 2 टाइम्स k लेमडा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल गेट इन केस ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो क्वार्टर सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रूट 2k लेमडा बाई आर होता है। और वहीं पे सेमी सर्कल का बात करेंगे तो 2k लेमडा बाई आर हो जाता है, और जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, तो 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। नाउ मूविंग अहेड, ये क्वेश्चन है बिफोर 2005, ये नीट का पूछा हुआ सवाल है। कैसा दिया है, सेमी सर्कल दिया है, तो क्या करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और वही फार्मूला है जो हमने निकाला है सेमी सर्कल का, कितना निकाला है, तो इसका फार्मूला होता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर, और आर की जगह पे कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो 2 लेमडा हो जाएगा, और k का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। सो द फाइनली वैल्यू इज लेमडा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। सो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये जो दिया है एक थीन कंडक्टिंग रिंग दिया है जिसका रेडियस r दिया है, गिवन दैट प्लस क्यू चार्ज पूरे रिंग पे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, कहाँ पे बात हो रहा है, सेंटर ओ पे बात हो रहा है रिंग का, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी, पार्ट ए के बी पे जो चार्ज है इसकी वजह से रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बोला है कि इसकी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी पार्ट की वजह से कितना हो जाएगा। देखो लॉजिक है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गया, इसका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, E1 हो रहा है, इसका E2 हो रहा है। कॉन्सेप्ट कहता है कि सेंटर पे वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, नेट वैल्यू कितना हो जाता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर बात करेंगे तो एट द सेंटर कितना होता है, तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। अब ये जो 0 हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है ना, दोनों का दोनों मिलकर प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो E1 का वैल्यू हो जाएगा कैसा हो जाएगा, E2 का नेगेटिव ना हो जाएगा, E1 का वैल्यू कैसा हो जाएगा, E2 का नेगेटिव हो जाएगा। अब E2 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये कैसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना, अवे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो उसी तरीके से जो E1 होगा एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी ने दोनों का सम होकर 0 हो जाएगा। अगर ये दिया है E2 और ये दिया है E1 और नेट वैल्यू 0 है, तो E2 और E1 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सो E2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में ना E2 हो जाएगा,
E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में E2 हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वैल्यू कितना होगा, ए के बी की वजह से ई दिया हुआ है, ए सी डी बी की वजह से भी कितना हो जाएगा, ड्यू टू ए सी डी बी, इसकी वजह से निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अलॉन्ग हो जाएगा कौन सा लाइन, ओ के हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा पहले वाले से। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी भी रीजन में जो चार्ज होता है, चार्ज के चारों तरफ जो रीजन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है हमको, तो ऐसे हम लिख नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कुछ टर्म यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो माइकल फैराडे ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली अ कॉन्सेप्ट यूज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस so that tangent at any point on it is in the direction of electric field vector at that point। किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्ट्रेट लाइन हो सकता है या कर्व हो सकता है, तो उस कर्व पे इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं कर्व या स्ट्रेट लाइन कि उस पर अगर कोई भी टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो टेंजेंट क्या डिनोट करता है, तो टेंजेंट डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिनोट करता है, याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन इन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। अगर उसको छोड़ देंगे तो उस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए वहां पे चला जाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में दो बातें हो गई। अब बढ़ते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, यहाँ से बाहर निकलता है। वहीं पे अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आकर टर्मिनेट होता है, यहाँ पे जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और निगेटिव चार्ज पे आकर टर्मिनेट करता है, निगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारा दो पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये भी पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये भी पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो पॉजिटिव चार्ज से तो फील्ड लाइंस निकल रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है। ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन ये जो फील्ड लाइंस होता है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपल्सन कर रहे होते हैं। ये दिया है रिपल्सन, ये पॉजिटिव वाला रिपल्सन, ये पॉजिटिव में इधर रिपल्सन देगा और ये पॉजिटिव यहाँ रिपल्सन देगा, और इस वजह से इसके बीच में एक पॉइंट हो जाता है जहाँ पे नेट फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट, जो हम लोग पीछे कैलकुलेशन करके निकाला करते थे कि दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो दोनों के बीच में ही लाई करता है। समझ में आ गई बात। अगर ये इसी जगह पे क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता और कहाँ पे जाता, पॉजिटिव से जाता और निगेटिव पे जाके क्या हो जाता, खत्म हो जाता। यहाँ पे जो चार्ज आया वो कहाँ पे आ जाता, निगेटिव पे आ जाता, या सो कहाँ, या निगेटिव आया, ये आ गया निगेटिव पे। और ये जो पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगा, इमीट करता है। पॉइंट याद रखेंगे, पॉजिटिव वाले से निकलता है और निगेटिव वाले पे जाकर ये खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की तरफ। ये बोलता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेगा। जैसे ये मान लेते हैं चार्ज 2q और ये चार्ज कितना है, q है, तो जितना फील्ड लाइंस इस q पे जाएगा, ठीक उसका डबल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ पे जाएगा, ठीक डबल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा 2q से। बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होता है प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज का। अगर दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड q1 है, दूसरे का q2 है, तो पहले वाले से अगर n1 नंबर ऑफ लाइंस निकल रहा है, दूसरे से निकल रहा है n2 नंबर ऑफ लाइंस, तो जो चार्ज का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ लाइंस का भी रेशियो होगा। जो चार्ज का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का भी रेशियो होगा। ये हुआ 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा हमने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इस पे किसी भी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अब इस जगह पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा E1, और इस जगह पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा E2। अब एक ही जगह पे दो टेंजेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बिकॉज जहाँ पे काटेंगे दो डायरेक्शन हो जाएगा और डायरेक्शन दो पॉसिबल नहीं होता है।
अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पहुँचना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव से शुरू हुआ और पॉजिटिव पे ही आगे ख़त्म हो जाता तो क्या हो जाता? क्लोज लूप हो जाता। लेकिन ये तो शुरू पॉजिटिव से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? ख़त्म ये निगेटिव पे होता है। और ये जैसे ही हो गया, दो अलग अलग चार्ज हो गया, एक से शुरू और दूसरा ख़त्म, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये जो चार्ज दिया है वो फील्ड लाइन जो जनरेट करेगा वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज, कभी भी कंडक्टर से किसी भी दूसरे एंगल पे ये नहीं जाता है। जैसे एक कंडक्टर हम कंसीडर कर लिया, इसका एक सरफेस यहाँ पे लेते हैं नेगेटिवली चार्ज है, और वहीं पे जो दूसरा सरफेस दिया वो कैसा दिया है? ये दिया पॉजिटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज है उधर की तरफ फील्ड लाइंस क्या होता है? आता है, इंसिडेंट करता है, लेकिन जो लाइंस आता है वो कैसा आता है? परपेंडिकुलर आता है। और जो पॉजिटिव है वहाँ से लाइंस निकलते हैं, लेकिन ये जो लाइंस निकलेंगे वो भी कैसे होंगे? सो दिस लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जो आता है वो भी परपेंडिकुलर है, जो जाता है वो भी परपेंडिकुलर है। ये दो बात होता है यहाँ पे, ध्यान रखने वाली है, एकदम अच्छे से समझना है कि कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। मूविंग हैड, फिफ्थ नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। मतलब जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा, कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं पॉइंट एक्स है और ये क्या है? पॉइंट वाई है। तो यहाँ बताओ इतना ही रीजन से तीन लाइन क्रॉस कर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तीन लाइन को क्रॉस करने के लिए जो एरिया इंगेज हो रहा है वो एरिया का वैल्यू कैसा है? बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा एरिया से कम नंबर ऑफ लाइन से मतलब फील्ड पॉइंट वाई पे क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा। और पॉइंट एक्स पे बात करेंगे फील्ड का तो कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर ना हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जो होता है वही क्या डिनोट करता है? वही डिनोट करता है स्ट्रेंथ को। तो जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। सो पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगा और पॉइंट एक वाई के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट की तरफ। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन स्ट्रेट लाइन एंड इक्वली सेपरेटेड। कर्व रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म को, मतलब जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी सेपरेटेड, तो इस तरह का जो भी लाइन होगा ये क्या डिनोट कर रहा होगा? ये डिनोट कर रहा होगा यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट कर रहा होगा। दिस वंस डिनोट द यूनिफॉर्म फील्ड। वहीं पे अगर फील्ड लाइंस दिया हुआ है ऐसा कर्व, फील्ड लाइन किसी भी तरह का बेंडिंग शो करता है, तो कर्व के केस में फील्ड लाइंस कैसा होता है? तो ये डिनोट करता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। तो जहाँ भी फील्ड कैसा हो, जहाँ भी फील्ड स्ट्रेट लाइन दिया हो तो फील्ड यूनिफॉर्म है, और जहाँ पे फील्ड कैसा दिया है? बेंड दिया है, तो किसको डिनोट करता है? वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान सवाल है। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स ई एक्स एंड ई वाई डिनोट करता है, तो इसमें कहाँ का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? देखो ये पॉइंट एक्स और ये पॉइंट वाई है, एक्स में देखेंगे तो कम रीजन है, और वाई वाले में जो एरिया हो जा रहा है क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वाई पे कम है और एक्स पे ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स वाले पे फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? वाई के कंपैरिजन में। तो पॉइंट एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बात करेंगे, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स ड्यू टू द चार्जेस Q1 एंड Q2। पहली बात देखिए, Q1 से क्या हो रहा है? लाइंस आउट हो रहे हैं, ऐसे बाहर निकल रहे हैं, और Q2 से भी क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो दोनों से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q1 भी पॉजिटिव चार्ज होगा अपना, और Q2 भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दोनों का दोनों कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बोथ आर पॉजिटिव, दोनों का दोनों कैसा है? पॉजिटिव है। साथ ही साथ एक और बात देखेंगे कि Q1 पे नंबर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, तो Q1 की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस N1 जो निकल रहा है, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो N1 का वैल्यू कितना दिया है? 11 दिया है। वहीं से Q2 चार्ज की बात करेंगे तो Q2 चार्ज से क्या निकलेगा? N2, और N2 का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, N2 कितना निकलेगा? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगा ज़्यादा मैग्नीट्यूड चार्ज है, जिससे कम निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? कम है।
तो Q1 दिया होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ग्रेटर होगा Q2 के कंपैरिजन में, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा। एंड बोथ Q1 Q2 आर कैसा है, पॉजिटिव दिया है। सो बोथ ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट, सो दिस विल बी वोटेड एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये जो दिया है इसमें विच लाइन्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स, विच लाइन करेक्टली रिप्रेजेंट द फील्ड लाइंस। कौन इसमें से फील्ड लाइंस को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो पहली बात, फील्ड लाइंस जो होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया, ये परपेंडिकुलर नहीं दिया है। दूसरा होता है कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड लाइंस नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, फील्ड लाइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर के अंदर में फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो बी वाला क्या दिया, कंडक्टर के अंदर है तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है और कंडक्टर के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये भी कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, ये भी अंदर कर रहा था, तो काट दिया। ये वाला परपेंडिकुलर नहीं था तो इसको काट दिया। लेकिन इसकी अगर बात करेंगे तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर भी दिया है और साथ में अंदर है भी नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी जो दिया है आपका, डी लाइन दिया हुआ कैसा होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और साथ में अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है। पहली बात कि कंडक्टर के अंदर में फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है, पहला चीज हो गया। दूसरा हुआ कि कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये जो पॉइंट दिया है इसमें हमेशा परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑलवेज लाइंस परपेंडिकुलर नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जब बात करेंगे तो दरअसल में क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस के पास ना फील्ड लाइंस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर जाता है। इसको फील्ड में रखेंगे ना ऐसा, तो ये फील्ड लाइंस यहाँ पे जब इंसिडेंट करेगा तो थोड़ा सा ऐसा बेंड करके यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, और फिर यहाँ से दूसरे सेंस में ऐसा दूसरे साइड जब हम बात करेंगे तो इधर भी कुछ इसी तरीके से बाहर में निकल जाएगा। तो ये जो सेंस होता है इसका कैसा होता है, ये सेंस परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे फील्ड लाइंस आगे बेंड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे सरफेस के पास आके फील्ड लाइंस थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, और साथ ही अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और कंडक्टर के सरफेस पे कैसा है, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो फील्ड लाइंस होना चाहिए वो सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो फील्ड लाइंस शुड नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर एंड इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट ईच पॉइंट, तभी जाके रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करेक्टली। और कंडक्टर के नियर बाई में उसके पास में फील्ड लाइंस आकर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, और इस पे जितने बेस्ट क्वेश्चन थे उसे हमने कवर किया। इसके आगे फर्दर सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बातें और करेंगे, फ्लक्स के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं एंड डिफरेंट कन्फिग्रेशन में कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है, सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अगले क्लास में। एंड अंटिल देन लेक्चर्स को देखते रहिए, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड बाय बाय।